सर दवाइयों कैप्सूल में। के कवर में। यस, कैप्सूल्स के कवर में होता है। ये जो कैप्सूल्स हम लोग खाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बने होते हैं। कैप्सूल खाते ही क्यों भाई? दवा खा लो, गोली। सर ताकि वो अंदर जाके मतलब आराम से करे, मतलब धीरे धीरे करे रिएक्ट बॉडी से, धीरे धीरे इफेक्ट दे। क्योंकि बहुत से जो दवाइयाँ हैं बहुत कड़वी होती हैं, तो हम चाहते ही नहीं है मुंह के अंदर कड़वापन आए। तो वो कैप्सूल के फॉर्म में दे दिया, वो पेट में जाके डिजॉल्व हो जाएगा, फिर वहाँ पे पेट में तो कोई स्वाद आना नहीं। और सर दूसरी जैसे बात, वो जो विटामिन सी की होती है कैप्सूल। हाँ कभी भी हो सकती हैं, विटामिन डी की होती हैं, ए की होती हैं, बहुत से कैप्सूल्स आते हैं। तो जो कैप्सूल्स का दो पर्पज है, एक तो कड़वापन मुंह में ना आए, दूसरा कंट्रोल ड्रग रिलीज भी होता है। हम नहीं चाहते कि सारा जो है एक साथ आ जाए इम्पैक्ट उसका, धीमे धीमे आए, तो उसके लेकिन लिए भी। सर वैसे हम नॉर्मली खाते हैं तब भी क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक कैप्सूल में एक नॉर्मली है। आप जब नॉर्मल ले रहे हो तो आपको तो मुंह में चबाना पड़ेगा ना। मुंह में चबाते ही या पाउडर के फॉर्म में है तो वो कड़वा पा होगी अगर दवा तो बहुत, तो बच्चे तो खा नहीं पाते, थूक देते हैं। और बड़ों को भी कड़वा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैप्सूल दे दिया, गटक जाओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कैप्सूल बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि पेट में जा रहा है तो उसको तो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल सर होना नाम चाहिए। बताओ। किसका? कैप्सूल की कवरिंग का पूछ रहा सर। वही PHBV है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेनाजेट। सर वूल भी नेचुरल फाइबर ही होगा ना? ओ सॉरी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होगा ना? वूल, हाँ जितने नेचुरल वाले हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल है। हाँ, सारे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में PHBV है और नायलॉन 26 है। नायलॉन 26 भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इनके तीन यूजेस हैं मेनली बायोडिग्रेडेबल वाले के पॉलीमर्स के। एक तो मैंने बताया कि आपको पैकेजिंग। स्पेशलिटी पैकेजिंग में होता है। नंबर 2 आपका ये कंट्रोल ड्रग रिलीज, ये कैप्सूल वगैरह में। और नंबर 3 फॉर इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, जो हड्डियाँ वगैरह हैं उनको जब क्रैक हो जाती हैं तो उनको मतलब है एक तरह से स्टिचिंग करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, उनको बांधने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो पॉलीमर यूज़ करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होता है। पहले जो ऑपरेशंस में टाँके लगाए जाते थे, तो जब वो घाव ठीक हो जाता था उन टाँकों को काट के निकालना पड़ता था। बट अब वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं टाँके, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर ही रह जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं, वो बॉडी के साथ ही रहते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो उसी के साथ एकदम कोई दिक्कत आनी आनी नहीं होती, उनको निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं। सर ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं आता? न इनका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल बॉडी के साथ एकदम होमोजीनियस हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं इनके साथ। तो सर एक बार दोबारा बता दो 3 यूजेस। एक यूज़ तो ये है कि स्पेशलिटी पैकेजिंग में करते हैं, ठीक है। नंबर 2 कंट्रोल ड्रग रिलीज में करते हैं। कंट्रोल ड्रग रिलीज जैसे कैप्सूल वगैरह में, तो दवाई जो लेते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, वो कंट्रोल ड्रग रिलीज के लिए हो जाती है। और नंबर 3 ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, आजकल हड्डियों में मतलब है मल्टीपल फ्रैक्चर होने पे बहुत सी चीज़ों से लगा के उसको बांधना पड़ता है, पेंच लगाना पड़ते हैं, स्टिचिंग करनी पड़ती है, वो सब करना पड़ता है। तो उसमें जो यूज़ हम करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल वाले कर लेते हैं पॉलीमर्स, तो वो उसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो चले हम लोग अब निकालें अपना यस सर। पेज पे आ गए। ये पेज हमने पिछली क्लास में ब्यूना एस तक हम लोग ने कर लिया था। पेज शेयर हो रहा है ना? यस सर। ये कोपॉलीमराइजेशन है और एडिशन पॉलीमर है। एक तो एक तरफ ब्यूटाडाइन है और एक तरफ स्टाइरीन है, ठीक है। डबल बॉन्ड दोनों तरफ से खुल जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, तो ब्यूना एस बन जाएगा। ब्यूना एस जो है ये एक रबर है, इसको स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं, SBR, ठीक है। और जो आप बबल गम खाते हो ना, वो इसी का बना हुआ था, बट हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि दबा के बाहर फेंक देना चाहिए, पर बच्चे उसको अंदर इंजेस्ट करते हैं, वो कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो
कुछ एनर्जी नहीं दे रहा है। सर वो बायोडिग्रेडेबल होता है? क्या जी? वो बायोडिग्रेडेबल होता है? क्या चीज़? वो बायोडिग्रेडेबल तो एज सच नहीं नहीं है, बट वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो के बाहर निकल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो यूना एस वगैरह है, ये जो चीज़ें हैं, ये रबर के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों में, ऑटो टायर्स वगैरह में, बट उसकी अलग अलग वो दे रहे हैं। हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी ईमेल भेजता हूँ, आईडी भेजता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है, मैं भेज रहा हूँ। इसके यूजेस में जो है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स थे, फुटवेयर कंपोनेंट्स इसमें वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो यूज़ होती हैं, ये मतलब है खाना नहीं चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए, तो चबा के बाहर फेंक देना चाहिए। मालूम नहीं होता लोगों को, तो खा जाते सर अगर खा भी जाते हैं तो कोई बॉडी में प्रॉब्लम करता है? हैं। एक्चुअली उसका बॉडी के अंदर ना डाइजेस्ट होना है, और ना ही उससे कोई एनर्जी मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, आप मान लो कपड़ा चबा के खा रहे हो, उससे बेनिफिट कोई है नहीं, बॉडी को कुछ एनर्जी तो मिलनी नहीं है, बट आपने खा लिया है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में जा रहा है, बॉडी को फालतू में काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सर ये जो कहते हैं बबल गम जो है सर, हाँ 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 हाँ, बताओ। कहते हैं सर बबल गम जो है जानवरों के मांस से बनी होती है, सर ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉलीमर्स में, जो हम लोग नेचुरल उससे ही लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अब ब्यूनाएस में क्या है, ब्यूटाडाइन है, स्टायरीन है। अब ये जो स्टायरीन और ब्यूटाडाइन है, ये सब हमको सिंथेटिक है, तो कोई जानवरों से कुछ डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर कि जो नॉन वेज हो, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, कुछ चीज़ें लोगों को, बच्चों को, औरों को रोकने के लिए कह दिया जाता है कि भाई इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, कुछ चीज़ों में, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे अब जितने मेडिसिन आते हैं सब में उसमें सिंबल बना रहता है कि अगर ये नॉन वेजिटेरियन में रहता है तो रेड सिंबल बना रहता है, और वेजिटेरियन है तो ग्रीन सिंबल बना रहता है, तो है सबके रिप्रेजेंटेशन से। हाँ जी, ये जो ब्यूना एस है बहुत टफ है, एंड इट इज़ क्वाइट good substitute for natural rubber. It is used in manufacturing auto tires, floor tires, tiles, footwear component, cable insulation वगैरह, ठीक है ना। जो आप खाने की ग्रेड में डालते हैं वो अलग क्वालिटी होती है थोड़ी सी, और ये जो ऑटो टायर्स वगैरह में इनकी क्वालिटी या इनके अंदर और भी चीज़ें मिला के उसको टफ बना के तब डाल लगाते हैं। अब इसी से दूसरा है ब्यूना एन, उसमें भी ब्यूटाडाइन है, ब्यूटा 13 डाइन है उसमें भी, और एक्रिलोनाइट्राइल है, CH2CHCN जो है, जिसको हम एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं या prop 2 in 1 नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जब को पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से खुल जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, तो ये ब्यूना एन बनेगा। बट ये भी एक रबर है, बट इसके अंदर खासियत क्या है कि ये जल्दी से डिजोल्व नहीं होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, पेट्रोल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व नहीं होता है। इसलिए जो पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ियां जिनसे तेल आता है, जब उसमें ट्रांसफर किया जाता है, ट्यूब जो लगा होता है मोटा सा जिससे पेट्रोल बह के उसमें जा रहा है, वो ट्यूब इन ब्यूना एन वाले रबर से बना होता है। अगर नेचुरल रबर या किसी और रबर से बनेगा तो उसमें वो छेद हो जाएंगे क्योंकि वो डिजोल्व हो जाएगा। बट ये जो है दे आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, मतलब है पेट्रोल या लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह में डिजोल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग वगैरह उनमें हम लगा लेते हैं कि अगर ऑयल या कोई पेट्रोल या कोई चीज़ ऐसी है तो भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिजोल्व ही नहीं होंगे उसमें, ठीक है। अब ये जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का ये जो मोनोमर लेफ्ट हैंड पे है, इसको हम आइसोप्रीन कह रहे हैं। सर और हाँ, बोलो। सर ये ब्यूनेन को मतलब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं?
नहीं, एसिड स्टोर करने के लिए नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो और रबर को डिसॉल्व कर लेते हैं उनके लिए। एसिड से तो रिएक्ट ही कर जाएगा, कार्बन ही तो है इसके अंदर, एसिड से तो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। नेचुरल ओके रबर सर। जो है उसको हम 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी कह सकते हैं, उसका मोनोमर। और जब पॉलीमराइज करेंगे तो दोनों तरफ के डबल बॉन्ड खुल जाएंगे और एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, तो उससे नेचुरल रबर बनता है। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है और जो नियोप्रीन उसके नीचे है, दोनों के मोनोमर में काफ़ी सिमिलरिटी है, बट उसमें मिथाइल हटा के हमने क्लोरीन लगा दी है, तो ये सिंथेटिक है, ये मैन मेड है। तो नेचुरल वाला हमें पेड़ों से मिल रहा है, तो उसमें से जो रबर के पेड़ होते हैं उनमें से वो निकलता है। बट ये जो है नियोप्रीन है, वो हम बनाते हैं, मोनोमर उसका होता है क्लोरोप्रीन। सर पेड़ों से आइसोप्रीन निकलता है या मतलब वो पूरा नेचुरल रबर निकलता है? आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन निकलता है पेड़ों से, और फिर उसको हम ओके सर। नेचुरल रबर बनाते हैं। ठीक है, वो दूध जैसा निकलता है, फिर उसको पॉलीमराइज करके तब उसको हम जो रबर का फॉर्म देते हैं, जिस फॉर्म में हम रबर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल रबर जो होता है सॉफ्ट होता है, वो जो जो डॉक्टर्स वाले ग्लव्स हैं, सर्जरी वाले ग्लव्स बहुत सॉफ्ट वाले, उन सब में इसको यूज करते हैं, या बैलून्स वगैरह होते हैं उनमें यूज करते हैं इनको, नेचुरल वाटर रबर। बलून्स। हाँ, जो बहुत सॉफ्ट वाले बड़े बड़े बैलून आते हैं वो सब इससे ही बनते हैं, नेचुरल रबर से। और जो नियोप्रीन है वो सिंथेटिक रबर है, जैसे ब्यूना एन है, वैसे ही नियोप्रीन भी सिंथेटिक रबर है, मैन मेड रबर है, और उसको क्लोरोप्रीन से बनाया गया है। और इसके अंदर क्लोरीन है, इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप इसमें क्लोरीन ग्रुप है। तो कह रहा है इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट गास्केट्स एंड होजेस। जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, जो आपने मेट्रो पे भी देखी, वो कन्वेयर बेल्ट जब सामान रख देते हैं उसमें से पास होता है फिर आगे बढ़ जाती है, ये तो कन्वेयर बेल्ट बहुत छोटी है। इंडस्ट्रीज में तो बहुत बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स लगती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। आपने बड़ी कन्वेयर बेल्ट वहाँ पे देखी होगी एयरपोर्ट पे, जब सामान रख यस सर। देते हैं तो इधर से निकल के सामान आपका लगे जाता है, तो उसमें कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स लगी रहती, बहुत सामान लेके जाती हैं इधर से उधर, तो वो रबर की बनी होती हैं, तो वो रबर स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो किसका है, नियोप्रीन से बनता है। एंड गास्केट्स एंड होजेस, गास्केट्स का मतलब वही है कि सीलिंग करने के लिए, दो दो जैसे मोटरसाइकिल का जो पेट्रोल का वो है टंकी, उसको जब ऊपर से बंद करते हैं तो जो सील कर रहे हैं उसके बीच में एक रबर देते हैं, तो वो हम नियोप्रीन का भी दे सकते हैं और या ब्यूनाइन का भी दे सकते हैं। और होजेस जो बड़े बड़े पाइप, मोटे मोटे पाइप होते हैं, जो आपने देखा होगा इन लोग फायर यूज करते ब्रिगेड। हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह वाले यूज करते हैं, तो वो नियोप्रीन के बन जाते हैं। ठीक है ना। नियोप्रीन जो है थोड़ा सा कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू नेचुरल रबर, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है और जल्दी से डिजॉल्व भी नहीं होता, तो ये इनके अच्छाई है। फिर नेचुरल रबर के का वल्कनाइजेशन कर देते हैं, वल्कनाइजेशन करने से रबर थोड़ा हार्ड हो जाता है, वाटर कम एब्जॉर्ब करता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, वर्किंग टेम्परेचर रेंज बढ़ जाता है। ठीक है। नेचुरल रबर सर वल्कनाइजेशन क्या होता है? जब सल्फर को, सॉरी, नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। एक्चुअली डनलप का जो नाम है, डनलप की रबर्स है, डनलप का रबर आता है, और एक साइंटिस्ट था डनलप। एक्चुअली किसका हम रबर वो सर? डनलप, डनलप DUNLOP, डनलप, डनलप टायर्स वगैरह नाम आता है। तो एक्चुअली डनलप एक साइंटिस्ट था, वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से हम रबर को और हार्ड कर दें, तो वो अलग अलग चीज़ें मिला मिला के देख रहा था। बट कहा जाता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ऊपर से गलती से किसी चीज में से सल्फर उसके रबर में गिर गया, और उसने कहा ये तो बेकार हो गया, उसने फेंक दिया जमीन पे, वो जैसा चिपक गया हटे ही ना, तो उसको लग गया कि अरे ये कंपाउंड सही है,
जो हम पर्पस के लिए जो चीज़ हम चाह रहे थे वो इससे हो सकता है। तो फिर तब से फिर हम रबर को हार्ड करने के लिए सल्फर के साथ हीट करने लगे। तो सल्फर के साथ जब हीट करते हैं तो रबर की बहुत सी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। जो नेचुरल रबर है वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जैसे नेचुरल रबर का अगर डोर मैट होगा, पानी में गीला हो जाता है तो काफ़ी देर तक गीला ही रहता है, पर वल्कनाइज्ड वाला गीला कम होगा, वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से किसी चीज़ में डिजॉल्व नहीं होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, हार्ड बढ़ जाती है, हार्ड हो जाता है कि क्रॉस वल्कनाइजेशन में। लिंकेज। हाँ, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, उसमें सल्फर के साथ बॉन्ड्स बन जाते हैं। जो आइसोप्रीन था उसके डबल बॉन्ड्स खुल के वहां पे सल्फर लग जाता है, तो उसकी वजह से सर ये ब्रिज बॉन्डिंग होती है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होती है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। एक आइसोप्रीन दूसरे आइसोप्रीन इस तरह से लॉन्ग चेन्स जुड़ जाती हैं आपस में, तो इसकी वजह से सल्फर की प्रॉपर्टीज काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विद सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन, और जो रबर बनता है उसको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। इन्होंने कंपेयर किया है। सर क्लोरोप्रीन कहाँ से होता है? क्लोरोप्रीन तो हम बनाते हैं, मतलब है लैब में, जैसे नेचुरल रबर ले लिया, वहाँ पे उसका मिथाइल ग्रुप है, उसको हटा के वहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। सर मतलब आइसोप्रीन से ही बना रहे हैं क्लोरोप्रीन? हाँ हाँ, आइसोप्रीन से ही बना रहे हैं क्लोरोप्रीन। ओके। हाँ, नेचुरल रबर से भी बना सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो लैब में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, दोनों ही तरीके हैं, ठीक है। तो सर फिर डायरेक्ट तो आइसोप्रीन भी बनाया जा सकता है? नहीं, डायरेक्ट आइसोप्रीन कैसे बना दोगे जब हमें नेचर में मिल रहा है, नेचर वाला सस्ता पड़ रहा है, फ्री में मिल रहा है पेड़ों से। और वैसे तो हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ बनाना है तो बना सकते ओके। हैं। हाँ। तो जो नेचुरल रबर है, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, वल्कनाइज हार्ड एंड नॉन स्टिकी है। नेचुरल की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, इसमें कुछ चीज टांग दोगे तो टूट जाएगा। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वल्कनाइज। नेचुरल में कैन बी यूज्ड ओवर ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर 10 डिग्री to 60, वो यूज कर सकते हैं -40 से 100 डिग्री तक, ठीक है। इट हैज लो वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, जल्दी कटता फटता है, वो थोड़ा टफ है तो ज़्यादा टाइम लगता है। और नेचुरल वाला इट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, CCl4, पेट्रोल, वो इनसॉल्युबल है इन द कॉमन सॉल्वेंट्स, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन को पॉलीमराइज कर दो तो ये जुड़ जाएगा आपस में, तो उसको हम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। ये मोनोमर पॉलीस्टाइरीन का स्टाइरीन है। सर और हाँ जी, जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं रबड़, तो वो कौन सी होती है? आप जैसे व्हाइट वाला रबर जिससे आप पेंसिल को मिटाते हैं वो नेचुरल रबर है, और जो ब्लैक वाला यूज करते हैं रबर जिससे पेन या और हार्ड को हटाना चाहते हैं वो सिंथेटिक रबर है। जो रबर बैंड्स हैं सिंपल वाले मुलायम वाले वो नेचुरल है, बट जो रबर बैंड्स काले हैं या कलर्ड हैं तो वो सब सिंथेटिक वाले हैं। सर वो वल्कनाइज सर होते हैं या कार्ड वो क्लोरोप्रीन? क्लोरोप्रीन। ज़्यादातर तो कुछ केसेस में हम वल्कनाइज करके लेते हैं, बट ज़्यादातर क्लोरोप्रीन वाला जो है, नियोप्रीन जो है, उसी को यूज करते हैं। काले रबड़ में यूज करते हैं? काला वाला जो रबर बैंड होता है ना, वो टायर ट्यूब, जैसे ट्यूब होता है ना, ट्यूब को काट काट के बनाया जाता है एक तरह से, जो तो वो उस तरह से वो बना के इंडस्ट्री में उसको काट काट के रबर बैंड बनाते हैं। पाइप जैसा बना लिया और उसको काट काट के बन गया वो रबर बैंड। तो सिंथेटिक वाला जो है वो, जो काला वाला है वो सिंथेटिक है। जो वाइट वाले आते हैं, जो बहुत सॉफ्ट वाले आते हैं, वो नेचुरल रबर में हो सकते हैं। ज़्यादातर रबर बैंड्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम सिंथेटिक वाला ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है पॉलीस्टाइरीन इंसुलेटर, रैपिंग, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट। रेडियो टेलीविजन की बॉडी बनाने के काम में भी आता है पॉलीस्टाइरीन। हार्ड होता है, क्रैक हो जाता है जल्दी, ठीक है। फिर ये कह रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर PHBV वाला जो मैं बता रहा था आपको, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसके अंदर क्या है,
कि नाम दिए हैं दोनों मोनोमर्स के, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट मतलब है 4 कार्बन वाला, और बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, ठीक है। COH के बाद जो पहला कार्बन है अल्फा है, उसके बाद दूसरा वाला बीटा है, तो उस पर OH लिखा है। तो बहुत सारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, साथ में को माने साथ में, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, वेलरेट माने 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाले एसिड पे और अल्फा छोड़ो बीटा के ऊपर OH लगा है। तो इसके दो मोनोमर्स हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब एक तरफ से COH है और एक तरफ से OH है, तो जब ये जुड़ेंगे तो वाटर निकल जाएगा और PHBB बन जाएगा। तो ये कौन सा है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। हाँ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि सर कंडेंसेशन। हाँ, क्योंकि इसमें वाटर निकलेगा, है ना। अब ये जो PHBB का यूज हमने आपको बताया था अभी कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में करते हैं, स्पेशलिटी पैकेजिंग में करते हैं, एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स करते हैं, ठीक है। PHBB अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट में अगर है ये कहीं पे अगर छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद ये अपने आप बायोडिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे नेचुरल चीजें हैं, केले का छिलका फेंक दीजिए कहीं पे, अपने आप बायोडिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा, ऐसे इसको कहीं पे डाल दिया, कुछ समय बाद ये अपने आप बायोडिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी। तो सर जब वो पैकेजिंग में यूज करते हैं तब फिर प्रॉब्लम नहीं होती, इससे काफी टाइम के लिए स्टोर करना होता है? तो वही तो पैकेजिंग देखना पड़ता है हमें कि बायोडिग्रेडेबल चाहिए तब हम इसको लेंगे, अगर देर तक स्टोर करना है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल रख लो, ठीक है। Biodegradable polymers are degraded by microorganisms within a suitable period, so that biodegradable polymers and their degraded products do not cause any serious effects on the environment. Nylon 26 है वो भी biodegradable होता है, तो इसके मोनोमर्स हैं ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन में 2 कार्बन है, इसको हम कह सकते हैं 2 अमीनो इथानोइक एसिड, और अमीनो कैप्रोइक एसिड के अंदर 6 कार्बन है, इसको हम कह सकते हैं 6 अमीनो हेक्सानोइक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया कई बार कि राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, देयर मोनोमर्स एंड आल्सो देयर यूजेस, तो आपको आने चाहिए। PHBB में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड मोनोमर्स हैं, और नायलॉन 26 में नाम भी दिया है 2 और 6, एक में 2 कार्बन एक में 6 कार्बन, 2 वाला ग्लाइसिन है और 6 वाला अमीनो कैप्रोइक एसिड है, ठीक है। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, एक तरफ से H हटेगा एक तरफ से OH हटेगा और जुड़ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं नायलॉन 26, ठीक है। अब हम अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में जो NCERT ने दिए, पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है, और इसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तो एक CH3 ऊपर दिखाना चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, पर डबल बॉन्ड तो जो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है, ठीक है, तो उन्हीं दोनों के बीच में जुड़ना है, तो इसलिए उन्हीं दोनों को रखा जाएगा नीचे, और जो थर्ड वाला कार्बन है जिसकी सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड है उसको ऊपर कर दिया जाता है। तो टॉयज, रोप्स, पाइप्स, फाइबर्स बनाने के काम आता है। ये जो ग्लिप्टल है, ग्लिप्टल का मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड आइसोथैलिक एसिड, ठीक है। जब ये जुड़ेगा एक तरफ से OH और एक तरफ से H हट जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो ये ग्लिप्टल बनता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स एंड लैकर्स, ठीक है। ग्लिप्टल को पेंट, लैकर्स क्या होता है? लैकर्स को हम जब किसी लकड़ी के ऊपर पेंट करना होता है तो उसके पहले लैकर लगाते हैं, ताकि लकड़ी ज्यादा पेंट को एब्जॉर्ब ना करे। वो लैकर जो ग्लो करता है। एक ग्लो करने के लिए भी लगाते हैं, हाँ, लैकर अपने आप में भी ग्लो करता है, और कुछ ऐसे लगाते हैं वार्निशेस टाइप के भी, तो उन्हीं के टाइप का होता है ये लैकर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, एक इसके नाम में ही है यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों मोनोमर हैं। एक तरफ का दिखा रखा है इन्होंने कि H हटेगा, NH2 का H हट गया,
और HCHO का O हट गया, वाटर हट गया, और ये आपस में जुड़ गए। जब जुड़ गए तो ये जो बॉन्ड बन गया, इसके बाद जो कंपाउंड बना, ये हमारा बना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है और कोपॉलीमर है, अलग अलग मोनोमर्स हैं, कोपॉलीमर है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड हमने बताया था आपको अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स यूज बनाने में आता है। ठीक है, अनब्रेकेबल कप्स जो लोग यूज करते हैं कभी कभी वो, और लैमिनेटेड शीट्स भी होती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के बावजूद इन पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और गिर जाएंगे तो भी टूटते नहीं है। ठीक है, फिर आ गया PVC, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कॉमन नेम में हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, और IUPAC कहें तो 1 क्लोरोइथीन कह सकते हैं। पॉलीमराइज करोगे तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, उसी को हम PVC कह रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाने में, हैंड बैग्स, फ्लोरिंग्स बनाने में, वाटर पाइप्स वगैरह में हम PVC का यूज करते हैं। ठीक है जी, ये आपका सर एक बार यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बता दो। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ये जो है, ये दिखाया है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में यूरिया है एक तरफ, NH2CO NH2, और एक तरफ मिथानल है, HCHO। तो यूरिया का तो H हटेगा और फॉर्मल्डिहाइड का O हट जाता है। ठीक है, तो CH2 उसके साथ जुड़ गया, NHCH2, वाटर हटता जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलीमर बन जाएगा। तो जो ये पॉलीमर बनता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स के काम में आता है। स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से इसको टूट नहीं रहा, इसलिए बायोडिग्रेडेबल उसमें यूज कर रहे हैं। और दूसरा, इसका जो है टेम्परेचर का भी ज़्यादा असर नहीं होता है। लैमिनेटेड शीट्स, जैसे हम लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर हार्ड शीट्स रखी रहती है ना, जिनके ऊपर गरम गरम चाय, गरम बर्तन रख लेते हैं, तो वो लैमिनेटेड शीट्स जो हैं वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की ही बनती हैं। हाँ जी, अब ये चैप्टर हो गया खत्म, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर मतलब हम जिनमें खाना खाते हैं वो यूरिया से बने होते हैं। नहीं, जिनमें खाना खा रहे हैं वो उनमें नहीं। अगर अनब्रेकेबल वाला कप खरीद के लाओगे मार्केट से तो वो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का। तो सर मतलब कप में भी तो कुछ खा ही रहे हैं। है, कप में भी तो कुछ खा ही रहे हैं। हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? वो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि उसमें से यूरिया निकल निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप ठंडी चीजें या गर्म चीजें उसमें खा रहे हो पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तब तक नहीं है। जब ज्यादा हाई, बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई चीज लोगे तब उसके अंदर से प्लास्टिसाइजर्स निकलेंगे, तब वो नुकसानदेह होगा। वैसे बेटर तो हम लोग यही कहते हैं भाई, कांच के कप में ज्यादा चीजें, खाने की चीजें, गर्म चीजें कांच के कप में लो, वो बेटर है। सर ठीक है क्यों? ना, क्योंकि कांच का जो कप है ना, उसके अंदर कोई केमिकल्स निकलेंगे ही नहीं, उसमें कोई प्लास्टिसाइजर्स है नहीं। प्लास्टिक की चीजों में तो प्लास्टिसाइजर्स पड़ते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो वो नुकसान करेंगे। ठीक है ना, अब पानी की बोतल हम लोग को मजबूरी में हम लोग प्लास्टिक की ले रहे हैं, क्योंकि कांच वाली टूट जाती है। नहीं तो कांच वाली में हम पानी पिए तो उसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं, कितना ही पुराना हो पाए ग्लास का, कांच में तो कुछ डिजोल्व हो ही नहीं रहा। ठीक है, ओके सर। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। तो ये, सर ये वाले स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये स्ट्रक्चर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, इनमें पूछ सकता है आपसे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का बताओ, पॉलीमर बनाओ, या उसके मोनोमर्स बताओ। तो ये स्ट्रक्चर्स, ये तो जो जो मैंने दिखाए हैं, ये एनसीईआरटी ने भी दिखा रखे हैं, तो ये आपको तो आने चाहिए। ठीक है, सर ये जो एनसीईआरटी के अलावा और कोई तो याद करने की जरूरत नहीं है ना? बोर्ड के लिए कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर जो है मेन मेन, वो मैंने सारे मोनोमर्स कवर कर दिए, और उनके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं सारे। सर ये PHBV का एक बार फुल फॉर्म बताना नीचे वाला। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। 4 कार्बन वाला और 5 कार्बन वाला, दोनों में बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है, को माने साथ साथ। सर ठीक एक है, बार अल्फा बीटा बता दो क्या हुआ? COH के बाद वह पहला वाला कार्बन अल्फा, दूसरा वाला बीटा, तीसरा वाला गामा कहलाता है, कॉमन नेम। अच्छा, वहीं ओके से इसको दे दिया गया। ओके सर। हाँ जी, ओके। हाँ। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर है, वो निकालूं मैं, 2 मिनट। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन
पेज दिख रहा है? पेज शेयर हो रहा है आपके साथ? यस सर। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। टेरिलीन किस में जाएगा? हाँ जी, टेरिलीन कंडेंसेशन है या एडिशन है? कंडेंसेशन। हाँ, इसके मोनोमर्स क्या क्या है? देखिए, टेरिलीन और ग्लिप्टल दोनों भाई बहन हैं। टेरिलीन के अंदर भी मोनोमर सेम है और सर ग्लिप्टल का टर्फेटालिक एसिड। हाँ, सर एक टर्फेटालिक एसिड होगा। आगे इथाइलिन बोलो। ग्लाइकॉल, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकॉल। टर्फेटालिक एसिड। टेरिथैक्लिक एसिड। हाँ, इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड है। ठीक है, अब ग्लिप्टल के अंदर भी इथाइलिन ग्लाइकॉल है बट आइसोथैलिक एसिड है। ठीक है, आइसो में दोनों आइसो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी आइसो कह रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे है, अगल बगल लगे हुए हैं। अभी ग्लिप्टल हमने देखा था, ग्लिप्टल में दोनों COH बेंजीन के ऊपर दोनों अगल बगल लगे हुए हैं, और टेरिथैलिक में जो दोनों COH बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे लगे होते हैं, तो उसको टेरिथैलिक एसिड कहते हैं। तो जब वो मोनोमराइज पॉलीमराइज करेगा तो टेरिलीन बनेगा, और ग्लिप्टल वाले में इथाइलिन ग्लाइकॉल और आइसोथैलिक एसिड जब पॉलीमराइज करेंगे तो ग्लिप्टल बनता है। और ग्लिप्टल का बहुत ज्यादा यूज हम लोग जो करते हैं एडेसिव में यूज करते हैं, जो चिपको है, ठीक है ना, फेविकोल वगैरह जो है वो ग्लिप्टल से ही बनता है। पेंट और उसमें तो काम आ ही रहा है, लैकर्स में, एडेसिव में भी चिपकाने के काम में भी आता है। ठीक है ना, फेविकोल वगैरह जो है उसमें ग्लिप्टल होता है। चलिए, बैकेलाइट किसमें आएगा? कंडेंसेशन कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमर में तो है, इसके मोनोमर क्या क्या है? सर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। पीवीसी किस में जाएगा? एडिशन। एडिशन। एडिशन पॉलीमर में जाएगा। ठीक है, विनाइल क्लोराइड से बना है। पॉलीथीन किस में जाएगा? एडिशन। एडिशन पॉलीमर। एडिशन में। एडिशन। अब जिसका नाम लेंगे वो बताएगा। चलिए, अच्छा चलिए, पहले हर्ष बता दें डिफरेंस बिटवीन ब्यूनाइन एंड ब्यूनाइन। दो डिफरेंस बता दो। श्रुति बता दे। सर एक में बोलो, एक में एक्रेलोनाइट्राइल लेते हैं। कौन एक है, उसका नाम तो बताओ। सर में ब्यूनाइन में ब्यूटाडाइन एंड एक्रेलोनाइट्राइल लेते हैं, और ब्यूनाइस में टायरीन। ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ठीक है, तो पहले तो मोनोमर्स में डिफरेंसेस बता दो दोनों के, और क्या डिफरेंस बता सकते हैं दूसरा? सर दूसरा नहीं पता, एक ही ब्यूटान पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह से मतलब रिएक्ट नहीं करता, पर ब्यूनाइस कर जाता है। हाँ, ये सब वो डिसॉल्व नहीं होता ब्यूनाइन। ब्यूनाइन जो है ऑयल सील्स, होजेस, गास्केट वगैरह में यूज होता है। इट इज नॉट सर सॉल्युबल इन ब्यूनाइस लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। ब्यूनाइस की लेस वियर टियर होता है। वो फ्लोर टाइल्स वगैरह में यूज हो रहा है, ऑटो टायर्स वगैरह में यूज हो रहा है। ठीक है, ये बात जिसके यूजेस का डिफरेंस बता देना है। पहले तो मोनोमर्स का डिफरेंस बताना है, फिर यूजेस का। ठीक है, क्योंकि ब्यूनाएस जल्दी से सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ब्यूनाएन एक्रेलोनाइट्राइल वाला ब्यूनाएस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, हर कोई नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन जाएगा, जो लोग कम बोल रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। दिशा अरोड़ा पे जा रहा है पहला क्वेश्चन। दिशा को बताना है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नायलॉन 66, ब्यूनाएस, पॉलीइथीन। दिशा को आर्यन, अभिषेक सिंगला, आदित्य,
अर्चित गर्ग, अर्जुन, देन दिवेश, दिव्या, देन भरत, भरत भी बता सकता है। कोई नहीं बता पा रहा है? सर मैं आए। खुशी, दो मिनट, एक दो जनों सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? एक दो जनों के नाम और ले लूं मैं, जो बोल ही नहीं रहे। ओके अयान, सर। अयान, सर। अवनी, अविकल्प, बताओ। सर बताऊं? नहीं, अयान, अवनी या सर मैं बताऊं? नाइलॉन अभी 2 मिनट रुक जाओ। पॉलीथीन, हाँ। ट्रिब्यूना एस। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका बता रहे हो? ब्यूना एस। अयान, नाइलॉन, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 और सबसे कम? पॉलीथीन। सबसे कम? ब्यूना एस। हाँ जी, ध्यान दीजिए, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका सबसे ज्यादा बताना है जो फाइबर है। नायलॉन 66 के कपड़े बनते हैं, फाइबर है, फैब्रिक्स बनाते हैं, तो इसलिए नायलॉन 66 में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे ज्यादा नायलॉन 66 और सबसे कम रबर में ब्यूना एस एक रबर है, वो इलास्टोमर हुआ। हमने आपको बताया था कि 4 तरह से इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बांटा जाता है, इलास्टोमर्स, फैब्रिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक जो है पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन को हीट करोगे मेल्ट कर जाएगा, ठंडा करोगे हार्ड हो जाएगा, तो ये थर्मोप्लास्टिक है, तो ये बीच में होगा। तो सबसे ज्यादा नायलॉन 66 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर पॉलीथीन का होगा, और ब्यूना एस रबर है, उसका सबसे कम हो जाएगा। अब भाविक को बी बताना है, बी फॉर भाविक एंड बी फॉर बॉम्बे। चलो बताओ भाविक, बी वाले का सबसे ज्यादा किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सबसे कम किसका? भाविक बता सकता है, भूमि बता सकती है, देवेंद्र, ध्रुव, देन दिवेश, देन स्मित भी बता सकता है, हर्ष कोटिया, इंदु, ईशान पंत बताना चाहे बता सकता है, और आवाज आ रही ना सबको मेरी? कृष्णा बताना चाहे, खुशी श्रीवास्तव बता सकती है, कुणाल, कौशिक सर आवाज आ रही है। सर बताऊं? आदित्य कुछ बता रहा है। सर आदित्य, बताऊं? हाँ, देवेंद्र 2 3 1। सर हाँ जी बताओ। सर नियोप्रिन का सबसे कम है, हाँ, और नियोप्रिन का सबसे पॉलीविनाइल कम, फिर क्लोराइड का, पीवीसी। हाँ पीवीसी का सबसे ज्यादा है। तो नायलॉन 6 का नहीं है, सर नायलॉन 6 का है। नायलॉन 6 का है, चलो नायलॉन 6 भी सर नाइलॉन नायलॉन 6 का सबसे ज्यादा, उसके बाद पीवीसी, उसके बाद नियोप्रीन। नियोप्रिन। पीवीसी भी पॉली, कौन से उसमें आता है? थर्मोप्लास्टिक में आता है, ये भी पीवीसी। थर्मोसेटिंग में आपके बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। हाँ, वो थर्मोसेटिंग में आते हैं। पीवीसी थर्मोप्लास्टिक में है, पीवीसी को हीट करोगे मेल्ट कर जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फाइबर बनाते हैं, जिनसे कपड़े बनते हैं, उनमें नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 के भी कपड़े बनते हैं। और फिर सबसे कम होगा जो रबर है, नियोप्रीन एक रबर है, तो नायलॉन 6 में सबसे ज्यादा, फिर पीवीसी, फिर सबसे कम नियोप्रीन, ठीक है। आप होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में डिस्टिंग्विश कर लेंगे, जिसमें सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं वो होमोपॉलीमर है, यस सर। और इसमें अलग 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 होंगे वो कोपॉलीमर। ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा जा रहा है श्रुति से। श्रुति को बताना है कि पॉलीस्टाइरीन क्या है, होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? पॉलीस्टाइरीन। सर कोपॉलीमर फिर है। मैं बताऊं? अब 2 मिनट, सलोनी को बताना है। पॉलीस्टाइरीन, श्रुति कह रही कोपॉलीमर है, सलोनी। दिव्या, दिवेश, अब बताए, हर्ष बताए या मन बताए? हर्ष सर बताओ। होमो है सर। और मन क्या कह रहा है? होमो। सर होमोपॉलीमर। यस, होमोपॉलीमर है, स्टाइरीन ही जुड़ रहा है बार बार। पॉलीस्टाइरीन Only में styrene यस सर, बोला है उसका ना। डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूटता है ना ऊपर से। डबल बॉन्ड खुल जाएगा, मोनोपॉलीमर है, एडिशन। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो और एग्जांपल, एक होमोपॉलीमर में आप स्टाइरीन दे दो, पीवीसी दे दो, CF2 दे दो, मतलब है जिसको टेफ्लॉन, पॉलीथीन। ठीक है। पॉलीथीन। प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपीन दे दो, कोई भी दे दो जिसमें Yes, डबल sir. बॉन्ड खुल के जुड़ रहे हैं,
और कोपॉलीमर में नायलॉन 26 दे दो, PHBB दे दो, नायलॉन नायलॉन 66 दे दो। 66 ठीक है, ये सब ब्यूनाइस ब्यूनाइन हाँ ब्यूनाइन सब उसी में जाएंगे। एक से ज्यादा जिसमें मोनोमर लग रहे हैं, अलग अलग टाइप के मोनोमर लग रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोपॉलीमर। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर? ये कौन बताएगा जरा देखें भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर? सृष्टि बताएगी। सृष्टि क्या नंबर करा ऑफ दिया फंक्शनल पॉलीमर? ग्रुप्स ऑन इट, मतलब जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वो उससे हाँ रिलेटेड है। अच्छा, सृष्टि जैन बताएगी। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर? सर फंक्शनैलिटी मतलब कि उसमें मोनोमर हम कितने ऐड कर रहे हैं और किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो उसकी फंक्शनैलिटी उस हिसाब से जाएगी उसकी। एक्चुअली फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर में हमें ये बताना है, एक पॉइंट मेन जो है उसका, वो जो बताना है वो मैं पहले औरों से भी पूछ लूं। और कोई बताए फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताते हैं फंक्शनैलिटी में। फंक्शनल ग्रुप मतलब जितने लगे हैं जिससे काफी सारी लिंकेज हो सकती है। बॉन्ड से कैसे? जैसे मान लो आपसे हम पूछें कि PHBB की फंक्शनैलिटी बताओ, क्या बताओगे आप? PHBB के फंक्शनैलिटी बताओ। मन बताएगा व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ PHBB? PHBB में दो मोनोमर हैं, एक मोनोमर ले लो कोई भी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ले लो, उसकी फंक्शनैलिटी बताओ। हाँ जी, कुणाल बताना चाहे, लक्ष्य, पीयूष, पवन, पलक, निखिल अग्रवाल, नमन, प्रीति, प्रियांशी, राहुल, सर 1 है। रसनीक, रूबी, सलोनी, समृद्धि, शीतल, श्रुति, ये होगा तनिष्क, देन श्वेता, शैली। तो ये बता दो कि उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। वही बताना है ना शायद। तो 2 लग रहे हैं ना। COH और OH 2 हैं। ऋषिका, उज्जवल, वंश, वृतांत, यश, विशाल, शिवांश। कोई भी बताए व्हाट इज फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर? टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग। हाँ, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। किसने बताया ये? नमन ने ठीक बताया। देखिए कितने साइड से वो लग रहा है, कितने साइड से वो जुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं जो जो हमने बताया PHBB में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है, वो दो तरफ से जुड़ेगा, एक तरफ OH की ओर से जुड़ेगा और एक तरफ COH की जुड़ेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं उतनी तरफ से वो जुड़ जाएगा। तो PHBB में जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है या बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है, ये दोनों मोनोमर्स हैं, दोनों में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 2 पॉइंट से जुड़ सकता है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ ए मोनोमर टेल्स अस द बाइंडिंग साइट्स, दैट इज फ्रॉम हाउ मेनी साइड्स विल इट गेट अटैच्ड व्हेन इट विल फॉर्म ए पॉलीमर। ठीक है, कितनी तरफ से वो जुड़ जाएगा। तो क्योंकि दो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए 2 तरफ से जुड़ रहा है, तो इसलिए उसकी फंक्शनैलिटी 2 कहलाती है। सर पेज शेयर नहीं हो रहा। पेज शेयर नहीं हो रहा है? हो रहा है। सर में भी नेट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इज दिस ए होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है? सर कोपॉलीमर। होमो। हाँ जी, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, ये बताना है। है जी, होमोपॉलीमर है ये। होमोपॉलीमर है, समझो कैसे है। ग्लाइसिन आपने देखा था जिसमें एक तरफ NH2 था और एक तरफ COH था, बीच में एक कार्बन था। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक अमीनो एसिड है, कोई भी अमीनो एसिड है ये। तो एक तरफ COH ग्रुप है इसके और एक तरफ NH2 ग्रुप है। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल लिया और दूसरा मॉलिक्यूल अगल बगल रख लिया, तो एक का COH का OH चला जाएगा और NH2 का H चला जाएगा, तो जुड़ जाएगा। तो सेम मोनोमर बार बार जुड़ता जाएगा, इसलिए इट इज ए
होमोपॉलीमर है, हालांकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बट इट विल बी होमोपॉलीमर। ये क्लियर है सबको कि नहीं है? रिपीट कर दो एक बार। सर हमें ऐसे रैंडमली कोई पूछे तो हिंट कैसे मिलेगी मतलब? CO के बगल में NH लगा होता तो समझ में आता कि COH उसका हटा होगा, NH इसका लगा होगा दूसरे वाले का, पर एक NH इसका लेफ्ट में दिखा रहा है, COH का CO राइट में दिखा रहा है, और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं रहा है, तो यही जुड़ रहा है बार बार। एक तरफ समझ नहीं आ रहा। मान लो अगर आपसे कहते हैं 2 अमीनो इथानोइक एसिड, उसका पॉलीमर बनाओ, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ अलग बनाती है, R की जगह H रख देते हैं, बस ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है 2 अमीनो इथानोइक एसिड का। यस सर। भाई वो नायलॉन उधर से H2 निकलता है ना? नायलॉन 26 का अगर आप पॉलीमर बनाओगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, नायलॉन 26 का। नायलॉन 26 में यस एक मोनोमर हमारा ग्लाइसिन है, तो उस ग्लाइसिन का ही पॉलीमराइज कर लो, तो यही तो बनेगा। R की जगह H रख दो, बस 2 कार्बन होंगे, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, एक तरफ COH ग्रुप है, COH का OH हटा दो, NH2 का H हटा दो, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ओके। कंडेंसेशन एडिशन कर लोगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने आपको बताई थी कि बेंजोइल पेरोक्साइड लोगे तो उसमें फ्री रेडिकल बनेगा। वो फ्री रेडिकल जब इथीन के साथ जाके, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। हाँ, जब इथीन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा तो इनिशिएशन हो गया, फिर वो चेन बड़ी होती जाएगी तो पॉलीमराइजेशन हो गया, और जब वो आपस में जुड़ जाएंगे फ्री रेडिकल्स तो चेन खत्म हो जाएगी, तो चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पॉलीमराइजेशन की दिखानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 2 एग्जांपल्स ईच। ये हर कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसके अंदर हम पूछ लेते हैं सूरज से। सूरज को बताना है। सूरज को आवाज आ रही मेरी? सूरज की आवाज नहीं आती क्या? इसका माइक खराब है क्या? कर रहा है? हाँ भाई सूरज जी, इसको आवाज ही नहीं आती लग रहा है। सूरज मैसेज में लिख दे आवाज आ रही नहीं आ रही। फोन रख के चला गया। ऐसे कैसे चला जाएगा? ऐसा बच्चा तो नहीं है ये। अच्छा, हाँ सर आ रही है। तो अच्छा आवाज आ रही है, पर तुम्हारा माइक खराब है क्या? है? हाँ माइक खराब। चलो ठीक है। अब हम किसी और से पूछ लेते हैं। किससे पूछें भाई? कोई बच्चा ऐसा हो जिसने पहले आंसर नहीं दिया है, तो उनमें देख लेते हैं। ये नाम लिखा है सत्य पनवाल, स्टूडेंट का ही नाम है बेटे, आप बताओ। सत्य पनवाल को बताना है बेटे। पलक बता सकती है, पीयूष बता सकता है, पवन बता सकता है। पी वाले जो है ना, प्रियांशी, प्रीति, पीयूष रंजन बताए भाई। पीयूष रंजन तो आंसर दे देता था पहले। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? देखो भाई, क्वेश्चन ये है, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 2 एग्जांपल्स ईच। सर थर्मोसेटिंग का एग्जांपल हो गया बेकलाइट, और यस और हो गया सर जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज होता है कार के पार्ट्स में। अभी हम लोग ने किया था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और हाँ सर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और एक और किया था ब्यूनाइन तो रबर्स में है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में एक और किया था बैकेलाइट, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। मेलामाइन हो सकता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों याद रखने हैं। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड अनब्रेकेबल क्रॉकरी में यूज होता है, और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड अनब्रेकेबल कप्स में यूज होता है, और आपका बैकलाइट जो होता है स्विचेस में यूज होता है, या हैंडल्स प्रेशर कुकर वगैरह के हैंडल में। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक के बारे में कुछ प्रकाश डालिए रंजन जी, पीयूष रंजन, थर्मोप्लास्टिक के बारे में कुछ बताओ। पीवीसी होता है एग्जांपल। थर्मोप्लास्टिक को बार बार हीट करके हम मेल्ट कर सकते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है। Thermoplastics can be remolded again and again, whereas thermosetting polymers cannot be remolded. Once they are heated, they set into a infusible mass. They cannot be further remolded. ठीक है? Anyway, समझ में आ गया?
और यस सर, थर्मोप्लास्टिक्स में आप पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब पीवीसी। पॉलीस्टाइरीन है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी डिफर करते हैं। हाँ, इन दोनों में मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफर करेंगे। प्लास्टिक वाले में कम है, सेटिंग में ज्यादा इसकी है। सेटिंग वाले में इसमें ज्यादा ज्यादा है क्रॉस हाँ, लिंकेज। अब जो नीचे आ रहा है, जो ये डेक्रॉन और टेरिथलीन में क्या डिफरेंस है? किसमें एफ वाला सर? क्वेश्चन नंबर 10th में एफ है, एफ फॉर सर फिश। उसमें डेक्रोन में 10 कार्बन रहते हैं और होता है, और टेफ्लॉन में CF2 होता है डबल बॉन्ड। अरे भाई साहब, टेरिलीन को ही डेक्रॉन कहा जाता है। कहाँ आप, डिफरेंस नहीं, सेम है। डेका नहीं है ये, डेक्रॉन है। DACRON। डेक्रॉन का मतलब यह है, कॉमन नेम है ये। सर टेफ्लॉन में बोले थे ना फ्लोरीन। टेफ्लॉन की बात, अरे एफ फॉर फिश की बात करें मेरे भाई, कहाँ टेफ्लॉन में घुस गए? कंफ्यूज हो जाओगे, सुनो पहले। एफ फॉर फिश, डेक्रॉन जो है, डेक्रॉन को ही टेरिलीनी कहते हैं। टेरिलीन में दो मतलब है, जो दो मोनोमर्स हैं, वही इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको टेरिलीन भी कहते हैं, उसको डेक्लॉन भी कहते हैं, डेक्रॉन भी कहते हैं, और उसको हम पॉलीअमाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी पॉलीअमाइड नहीं, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ पॉलीएस्टर। हाँ, एक तरफ एस्टर एल्कोहल है और एक तरफ एसिड है, तो जुड़ जाएंगे तो एस्टर बनेगा। तो डेक्रॉन को ही टेरिलीन भी कहते हैं, पॉलीएस्टर भी कहते हैं, और वही डेक्रॉन है। ठीक है, और इसका भाई जो है ग्लिप्टल है। ग्लिप्टल में इथाइलिन ग्लाइकोल है और आइसोथैलिक एसिड है। डेक्रॉन कपड़े बनाने में काम आ रहा है और हेलमेट्स वगैरह में भी काम आता है। ग्लिप्टल जो है पेंट्स में भी काम आता है और लैकर्स में आता है और एडहेसिव्स में बहुत काम आता है। जो ग्लिप्टल जो है वो फेविकोल, चिपको, ये जो चीजें हैं चिपकाने के काम में आती हैं, उनमें बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये जो सारे हमने लिखे हैं, इनके मोनोमर्स के आपको नाम आने चाहिए। अब जिससे जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। अब आर में आ जाते हैं, राहुल से पूछ लेते हैं। राहुल, रसनीक एंड रूबी को बताना है कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या है। अभी बताया था। किसका सर? नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? राहुल, रसनीक। क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लोरोप्रीन। 2 क्लोरो 2 क्लोरो। ब्यूटा 1,3-डाइन भी कह सकते हो या क्लोरोप्रीन भी कह सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ, बट आपको अगर मालूम हो कि 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन है तो दैट इज बेटर। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन जो जाएगा बहुत सिंपल है। वो किससे पूछ ले? हम शीतल से पूछ लेते हैं। शीतल को बताना है कि, अब पता नहीं शीतल पे आवाज भी जाती है कि नहीं जाती। शीतल को बताना है, राइट द मेन पर्पसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। 4 पर्पसेस बता दो, वल्कनाइजेशन क्यों करते हैं। शीतल, आवाज आ रही तो ठीक है, और नहीं आ रही है तो तुम्हारी मतलब माइक खराब है तो जल्दी से उसमें मैसेज में लिख के भेजो। और जब तक फिर सिद्धार्थ बताएगा, श्वेता बता सकती है। सर मैं बताऊं? 2 मिनट दिव्या, 2 मिनट। श्वेता बता सकती है, शिशिका बता सकती है, उज्जवल बता सकता है, यश बता सकता है, और वंश बताना चाहे बता सकता है, तनिष्क, बसरा बता सकता है, और या तनिष्क दूसरा वाला जो है विश्व भारती वाला वो बता सकता है। और ये सब कोई नहीं बताते हैं तो वृतांत से पूछ लेते हैं। वृतांत बताओ वल्कनाइजेशन के 4 पर्पसेस। हो जाता है वो, और हार्ड हो जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, वाटर कम एब्जॉर्ब करता है, वियर एंड टियर कम हो जाता है, टेम्परेचर रेंज ज़्यादा पे काम करता है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर में रिंग लगी रहती है, प्रेशर कुकर और उसके ढक्कन के बीच में जो रिंग होती है रबर की, वो सिंथेटिक रबर होती है, नेचुरल रबर नहीं लेते हैं। ठीक है, नेचुरल रबर लेंगे तो वो चिपक जाएगा, हाई टेम्परेचर पे वो चिपक जाएगा रोज, तो सिंथेटिक रबर है। तो वल्कनाइजेशन से भी टेम्परेचर रेंज बढ़ जाता है, -40 से 100 डिग्री तक का काम करने लगता है। ठीक है, ओके जी, तो ये वल्कनाइजेशन के यूजेस समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट है, हाई टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, वियर एंड टियर घट जाती है। अब ये इसमें मोनोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है
कुछ बच्चों का क्लास होगी तो वो तो जाएंगे, अपना समय देख के जाएंगे, अभी 4-5 मिनट है। बट जो संडे को ऑर्गेनिक की क्लास होनी है उसमें थोड़ा सा टाइम मैं चेंज करके बताऊंगा, क्योंकि 4 से 6 में शायद पॉसिबल नहीं होगी। थोड़ा सा बाद में अगर कर दें तो चल जाएगा। ऑर्गेनिक वाले हाँ जितने बच्चे चल हैं, जाएगा, यस सर, है ना, चल जाएगा सर। यस 2 घंटे सर। यस सर। दो घंटे आगे पीछे कर लेंगे। 2 घंटे की क्लास थोड़ा आगे बढ़ा के करूंगा, शायद 7:30 से करूंगा मैं। ठीक है, मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा, या रात में अगर फाइनल हो गया तो मैं रात में कर दूंगा। और अगर आपको लगे रात में दिक्कत है तो फिर मॉर्निंग करना पड़ेगा, 11 से 1 करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर ठीक है, कोई बात कर कैसे भी लो। कर लो संडे चलो को। मैं आपको मैसेज नहीं कर आज लो। आज रात में या कल बताता हूँ। ठीक है, तो टाइम चेंज करूंगा मैं, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 2 घंटे की जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग का और वो तो खत्म हो ही गया था, ईथर्स रह गया था। ईथर्स खत्म करके फिर हमें 3rd चैप्टर पे जाना है, और 1st चैप्टर के कन्वर्जन भी करने, 1st 2nd के कन्वर्जन करने, ईथर्स खत्म थोड़े करना है। थोड़े कन्वर्जन बचे थे सर आने। हाँ, और 1st चैप्टर के कन्वर्जन भी काफी थे, और 2nd के ईथर का कर सर लेंगे। प्रिपरेशन भी बची थी। उसकी फिनॉल की बच गई थी। विलियमसन जो टॉपिक, हाँ हाँ वो, हाँ विलियमसन उसी में है, ईथर वाले में, है ना। तो वो देख लेना, कोई टॉपिक जो बच्चे हैं वो लिख लेना, फिर करा देंगे, उसको खत्म करके 3rd चैप्टर पे जाना है सर। एनीवे। हाँ जी सर एक बोलो। पेपर पे जो सारे हैं ये लिख सकते हो प्लीज, मतलब ये जो सारे मतलब मोनोमर्स हैं और उनके नाम बस। उसके असाइनमेंट मैंने एक बना रखा है, वो भेजूंगा मैं, अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। वो ओके असाइनमेंट सर अलग ओके चाहिए, उसके अंदर ओके 18 या 20 मोनोमर्स पॉलीमर्स यूजेस लिखे हुए असाइनमेंट है, ओके ओके वो थैंक अलग यू से, सर। है ना। चलो अब ये जिनकी क्लास नहीं है वो रुकेंगे, जिनकी क्लास है वो जाएंगे, और जिनको मेरे साथ एक्स्ट्रा क्लास करनी है 5th चैप्टर की वो रुकेंगे। और 5th के बाद फिर हम लोग को 2nd और 3rd चैप्टर की भी करनी है। कुछ बच्चों के बता रहे पेपर है 20 तारीख से, उनके 2nd 3rd भी आ रहा है, तो हम अभी आज 5th करेंगे, और 5th के बाद 2nd और 3rd का भी हम लोग ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। 5 से 6 ये रहा करेगी मेन, और 5 से 5:45 तक रहा करेगी एक्स्ट्रा क्लास, ताकि 2nd और 3rd भी हमारा कवर हो जाए। ओके, तो अभी फिलहाल जिनकी क्लास है वो जाएंगे, इसके अलावा जो है वो रुकेंगे। सर रिकॉर्ड करोगे? सर रिकॉर्ड करोगे? हाँ ये रिकॉर्डेड है, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके रिकॉर्डिंग का आप लोग ध्यान दिला सकते हो। सर जो आपने लास्ट क्लास में करवाई थी, लास्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री। हाँ जो ली वो भी उसकी भी रिकॉर्डिंग कर रही है। रिकॉर्डिंग सर ज्यादातर प्लीज सेंड कर देना, वो सुन लेंगे। उसको, रिकॉर्डिंग को उस पे यूट्यूब पे डलवा दूंगा, बेटे से कह तो रखा है वो डाल देगा आज। ठीक ओके है, सर ओके। रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देंगे। ओके जी, चलो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है वो बता लोगे। 12th वाला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मोनोमर्स ए एंड बी में। ए में कोई मोनोमर्स बताए क्या क्या है? सर हेक्सामेथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और एडिपिक एसिड। सर ये CH2 4 होना चाहिए। एडिपिक एसिड में तो 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं यार। हाँ तो एडिपिक एसिड तो नहीं है ये, तो क्या करें, इसको क्या नाम दें फिर? इसको IUPAC नाम दो, IUPAC नाम दो जल्दी से, कॉमन नेम नहीं देना है, IUPAC दे दो। क्या नाम होगा IUPAC में? डेका डाई, हाँ डेकेन डायोइक एसिड, डेकेन 110 डायोइक एसिड। ठीक है, डेकेन 110 डायोइक एसिड, 10 कार्बन वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप कह सकते हो कि सर ये तो आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर एक 6 कार्बन वाला अलग है और ये 10 कार्बन वाला अलग है, इसको एक ही क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि इसके अंदर देखिए C के ऊपर डबल बॉन्ड और NH उधर है। ठीक है, अब हम जब एंडिंग्स देख रहे हैं तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, एक तरफ CO है और एक तरफ NH है, और ये CO NH बीच में भी जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्रुप में दोनों तरफ एसिड है और एक ग्रुप में दोनों तरफ अमीन ग्रुप है, तो ये जब जुड़े हैं तो CONH की तरफ से जुड़ गए हैं। तो इसलिए इसके अंदर 2 मोनोमर्स हैं, एक तो आपका इसको हेक्सामिथाइलिन डायमीन कहते हो, और जो लेफ्ट में 10 कार्बन वाला 2 एसिड वाला है इसका डेकेन 110 डायोइक एसिड कह सकते हो। ठीक है, चलो बी फॉर बॉम्बे देखो। सर फॉर्मल्डिहाइड, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड दोनों ही हैं।
मेलामीन का तो वो हो गया NH2 वाला, जो CH2 दिख रहा है वो फॉर्मल्डिहाइड का है। तो मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड है, इसके दो मोनोमर्स हैं, मेलामीन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ओके जी, खाली मेलामीन नहीं है, खाली मेलामीन होता है तो ओके सर। NH2 होता है। CH2 भी लगा है तो मतलब है कि CH2OH का वो HCHO का O निकल गया, एक तरफ से O, इसके दो हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के मालूम है, आपको मालूम है मोनोमर्स इन एडिशन फॉर्मेशन शुड बी वेरी प्योर। क्वेश्चन 14 देखिए, व्हाई द मोनोमर्स यूज्ड इन एडिशन पॉलीमराइजेशन थ्रू फ्री रेडिकल पाथवे शुड बी वेरी प्योर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पॉलीमराइजेशन करते समय मोनोमर्स प्योर क्यों होने चाहिए? सर बिकॉज अगर वो प्योर नहीं होंगे तो अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे, जैसे अगर ऑड वाला ले रहे हैं हम तो फिर अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। यस, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटी आएगी वो गड़बड़ा देगी। एक तो दो प्रॉब्लम आती हैं। जो इम्प्योरिटी होती है वो हो सकता है कि फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना दे, और कभी कभी इम्प्योरिटी जो है फ्री रेडिकल को काम ही नहीं करने देती है। तो इसलिए जो मोनोमर्स होने चाहिए दे शुड बी प्योर, कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। जो हम चाह रहे हैं, मान लो पॉलीथीन बनाना चाह रहे हैं, अब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई तो वो पॉलीथीन की जगह वो दूसरा ग्रुप उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो प्योर पॉलीथीन बनेगा ही नहीं, कुछ और बन जाएगा। इसलिए कोई उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। एजर्शन कह रहा है मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सही है या गलत है एजर्शन? सही है। सही है। हाँ, ज्यादातर जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। रीजन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। रीजन सही है गलत है? सही है सर। इसका रीजन से तो लेना ही देना नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होने का क्या, इससे क्या लेना देना है? टॉक्सिक कैरेक्टर डाल देता है, उससे नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या लेना देना है? सो तो चेन की वजह से ना, उसमें तो आपको ये कहना है कि एक्सटेंसिव ब्रांचिंग की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बहुत सारी ब्रांचिंग होगी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सर रीजन तो सही है ना, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर वैसे तो सही है ना। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जरूरी नहीं है। अब जो हम PHBB बना रहे हैं तो वो खा भी रहे हैं हम, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी, तो वो हम कैप्सूल्स में खा भी रहे हैं। अगर टॉक्सिक होगा तो फिर क्यों खाएंगे? ओके सर। इसने कुछ जनरलाइज कर दिया ना। अगर ये कहे इन सम केसेस तो हम मान लेंगे। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एकदम जनरलाइज कर दिया कि हर एक में ही ऐसा होता है, नहीं होता। ठीक है सर PHBB में ज्यादा ब्रांचिंग है पॉलीथीन से, तो PHBB में ज्यादा ब्रांचिंग है तो फिर वो कैसे बायोडिग्रेडेबल है? मतलब पॉलीथीन से ज्यादा ही ब्रांचिंग है। उसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं है। क्रॉस लिंकिंग होने से क्या होता है कि बीच में जगह नहीं बचती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को घुसने के लिए। ब्रांचिंग उसमें उससे ज्यादा है, 2 पॉइंट पे जुड़ रहा है वो, उसकी फंक्शनैलिटी 2 है, बट क्रॉस लिंकिंग नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो पॉलीथीन में क्रॉस लिंकिंग है? नहीं, पॉलीथीन में भी नहीं है। तो वो क्यों नहीं बायोडिग्रेड होता? भाई पॉलीथीन को जब हम कंप्रेस करके वो करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में जगह ही नहीं बचती, बीच में घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलती उनको। एक्चुअली में पॉलीथीन 2 तरह की है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, अब जब उसको बहुत कंप्रेस कर देंगे तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन गया, तो एक पॉलीथीन और दूसरी पॉलीथीन के बीच में कोई गैप ही नहीं रहा, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस के बायोडिग्रेड नहीं कर पाते। ओके सर। नेक्स्ट देखिए, मैच करना है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम लोग 5th चैप्टर के रिवीजन करेंगे। कॉलम 1 में कह रहा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, टेफ्लॉन, एक्रिलान। सेकंड आइसोप्रीन, टेट्राफ्लोरोथीन, क्लोरोप्रीन, एक्रिलोनाइट्राइल इथीन। मैच करिए। 16th को में फर्स्ट एंड सेकंड को मैच कैसे करें? सर नियोप्रीन तो क्लोरोप्रीन से, हाँ, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नेचुरल रबर, आइसोप्रीन, टेट्राफ्लोरोथीन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किससे होगा? टेट्राफ्लोरोथीन। हाँ ठीक है। और नेचुरल रबर आइसोप्रीन। हाँ, नेचुरल रबर आइसोप्रीन। और नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से होगा।
सर एक्रिलिन एक्रोनाइट्राइल से हो सकता है। एक्रिलान उसी से है, एक्रिलोनाइट्राइल पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन इथीन इथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन इथीन से हो सकता है। यस, ठीक है जी। तो Yes, इस तरह से हमने देख लिया कि इनके मैच द फॉलोइंग हो गया। ठीक है जी। तो ये सब इस चैप्टर की तैयारी रखिएगा, इसका टेस्ट लूंगा मैं, जो बताऊंगा हो सकता है सर जो आपने लास्ट क्लास में पेजेस करवाए थे वो प्लीज भेज देना। तो पहले वाले में जो भेजा है मोनोमर पॉलीमर पॉलीमर का एक भेज चुका हूँ ना। यस सर। अभी सर जो आगे क्यों नहीं आया? हाँ, अब ये सेकंड वाला भेजूंगा, उसके अंदर ही सारे। ओके ठीक है, हाँ चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब जो 5th चैप्टर वाले हैं वो रुकेंगे, 5th चैप्टर कराना है मेरे को। उसका पेज मैं निकाल लेता हूँ। सर एक बार 3rd चैप्टर का बता दीजिए, एक्स्ट्रा क्लास कब रखोगे उसकी? ये 5th चैप्टर 2 क्लास में खत्म होगा, आज की और एक और क्लास है ना, उसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सर उसकी टाइमिंग क्या होगी? यही सेम 5 से 6 मेन क्लास चलेगी और 6 से 6:45 तक आपकी चैप्टर 3 खत्म के फिर चैप्टर 2 पे आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो। अब सर पीडी और एफ ब्लॉक कब कराओगे? मेरे पेपर में आ रहा है। कौन सा? पीडी और एफ ब्लॉक। PD एंड F। यस सर। PD एंड F, वो तो बहुत बड़े चैप्टर है। ये चैप्टर तो बड़े हैं थोड़े से। ऐसा है कि या तो ऐसा करें हम लोग, अगली क्लास में P स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर मेरे स्कूल में भी हो गया पी। P हो गया। 9 चैप्टर दो। 6 चैप्टर आ रहे हैं और 22 से शायद शुरू है पेपर। ऐसे अभी कंफर्म तो नहीं है बट शायद। तो ऐसा कर सकते हैं सर पी कि करा दो। 5 to 6 में देख लेते हैं, P का ला देते हैं स्टार्ट, है ना। यस तो सर। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराओगे? वो डिसाइड करता हूँ मैं, देखता हूँ कौन सा कराना, क्योंकि कुछ बच्चे पहले कह रहे थे कि बायोमोलिक्यूल्स करा लें, बट अगर देख लेते हैं कौन सा होगा। सर 9 करवा दो। 9 तो किसी का नहीं आ रहा अभी। सर 9 कौन सा है? 9th वो है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन करवा दो। है जी। सर मेरा भी बायोमोलिक्यूल्स हमारा। यस सर, बायोमोलिक्यूल्स। प्रियांशी का बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है? नो सर नहीं यार, बायोमोलिक्यूल्स नहीं कराया? नहीं सारे बड़े चैप्टर कराए हैं अभी। अभी बड़े बड़े करा दिए। यस उसके ऊपर सर। सर जान पूछ के करा दिए होंगे। पी पे उस पे असाइनमेंट वगैरह दिए, रिटन नोट्स? मतलब जी, हाँ स्लाइड बनाई थी वो दी है बस। क्या दी उसके थी? अलावा स्लाइड बनाई हुई थी, पीपीटी। PPT बनाई थी, वो दी है सर। यस सर। बाकी वैसे वो बुक से याद करो। 22 को है ना? 22 से मतलब पेपर शुरू है, उसकी हाँ, डेट कंफर्म नहीं है। चलो अभी पहले काफी सर अभी तो बच्चे बहुत पहले टाइम है। बायोमोलिक्यूल्स के लिए कह रहे थे, तो ऐसा करते हैं बायोमोलिक्यूल्स करके फिर P एंड D कर लेंगे। ठीक है, पहले बायोमोलिक्यूल्स। कितना टाइम लगेगा? बायोमोलिक्यूल्स में भाई देखते हैं, अब क्लास स्टार्ट होने पे पता चलेगा कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग तय हो रहा है। ज्यादा उसमें टफ नहीं है, वैसे तो चैप्टर इजी है। ठीक है, एक बार बायोमोलिक्यूल्स कराते हैं फिर आ जाएंगे P पे। एनीवे चलो, अब हम एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर दूसरी रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी हमें 5th चैप्टर के लिए। 5th चैप्टर का भी वो भी मटेरियल भी हमें निकालना है।